बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 जनवरी और दिन है जुम्मे का। दो खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि ना सिर्फ रिजीम चेंज बुरे तरीके से नाकाम हो रहा है, बल्कि ट्रंप ने फौज को भी बड़े बुरे तरीके से फंसा दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसे दलदल में इस वक्त मामलात चले गए हैं जिस दलदल से निकलना सिर्फ नामुमकिन नहीं है, बल्कि अब जो सारी की सारी सूरत हाल है वो भी पलटने जा रही है। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान साहब की स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब हो रही है और स्ट्रीट मूवमेंट की कामयाबी के बाद एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से मामलात निकलना शुरू हो गए हैं। खुद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बार बार वार्निंग्स दी जा रही हैं और इस हुकूमत को यह कहा जा रहा है जी कि मामलात हमारे से हाथ से निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है जी ट्रंप के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और ये याद रखिएगा कि जो मेरा व्लॉग है, इस व्लॉग के दो फेजेस हैं। एक आलमी सतह के ऊपर तब्दीलियां और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इन दोनों को मैं इमरान खान साहब से जोड़कर आपके साथ जो खबरें हैं वो शेयर करूंगा, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग सवाल करेंगे आलमी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको इमरान खान साहब के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। तो ये मैं वाजे करता चलूं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई थी ना, वो भी इसी डेवलपमेंट के नतीजे में आई थी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट आलमी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। बहरहाल जी, पहली खबर तो आप ये जहन में रखें ना कि ट्रंप की जानिब से इस वक्त क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। ट्रंप ने जी अपनी जो फौज है ना उसका बजट बढ़ा दिया, 50% बजट बढ़ा दिया है, यानी कि 1500 अरब डॉलर अब हो गया उसका बजट। ठीक है, यानी कि ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर कुछ इस तरह का जो फिगर है वो बनता है। और 500 अरब उसने इजाफा किया है, यानी कि पहले उसका 1000 था और अब उसने 500 इजाफा करके 1500 कर दिया है। और पाकिस्तान के अगर कुल आप वो मिला लेना तो उससे ये कोई पता नहीं कितने गुना ये ज्यादा है। बहरहाल जी, ट्रंप ने ये जो बजट है ना वो इसमें इजाफा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इस बजट में जो इजाफा हुआ है ना वो वैसे ही इजाफा नहीं हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके बाद ही ये जो बजट है वो बढ़ाया गया है। एक तो वेनेजुएला में जो कुछ ट्रंप ने किया वो तो उसने कर दिया, सबके सामने है। लेकिन उसके बाद अब ट्रंप की जो नजरें हैं ना वो ग्रीनलैंड के ऊपर है। ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर यूरोप की जानिब से अब यह साफ पैगाम दे दिया गया है कि अगर ग्रीनलैंड में कुछ किया गया तो फिर वो हम नहीं करने देंगे। और यह भी आपको बताता चलूं कि ग्रीनलैंड जो है वो नेटो का ही हिस्सा है और जो नेटो कंट्रीज है ना उन्होंने आपस में जो मुआहदा किया हुआ है कि अगर कोई किसी एक के ऊपर भी नेटो कंट्रीज में अटैक होता है तो सारे मिलकर जो मुश्तरका फौजें उसका दिफा करेंगी। तो अब अमेरिका जो कि सबसे ज्यादा उसकी फौजी पावर भी है और दीगर उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करता है नेटो में, तो वो अपने ही नेटो मुल्क के ऊपर कैसे जो अटैक है वो कर सकता है। और फिर यूरोप उसके साथ खड़ा हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपने चीजों को अब अंडरस्टैंड करना है कि एक तरफ ट्रंप और यूरोप अब दोनों आमने सामने आ चुके हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पर ये जो ट्रंप की जानिब से इजाफा किया जाए, ईरान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। माफ कीजिएगा, एक तो ईरान के अंदर जो एहतजाज चल रहा है ना, बज़ाहिर इस वक्त दिखाया यह जा रहा है कि वो जो एहतजाज है वो बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है और उस एहतजाज के नतीजे में जो रिजीम चेंज है वो ईरान के अंदर होगा। लेकिन अभी की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है ना, इन डेवलपमेंट्स के मुताबिक ना ही कोई उस एहतजाज के नतीजे में अभी तक कोई इनकलाब आया है। और जो वहां के सदर हैं जी, उनके वाले से कहा जा रहा था जी कि वो रूस फरार हो गए, ना ही वो कहीं पर फरार हुए हैं और किसी किस्म का कोई जो रिजीम है वो नहीं हुआ, बल्कि वहां पर जो मामलात है ना वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर नहीं हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कंट्रोल कर लिए गए हैं, लेकिन कंट्रोल से बाहर नहीं हुए। और अभी तक ये जो तीनों चीजें हैं ना, खास तौर पर रिजीम चेंज जो कि ख्वाहिश भी है, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई है। फौज किस तरह से ट्रंप ने अपनी ही फौज को दलदल में मैं समझता हूं जी का फंसा दिया है। नंबर वन मामला जी के यूरोप के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, वो जो इत्तेहादी थे। और फिर दूसरे ग्रीनलैंड का जो मामला, और फिर दूसरे नंबर पर ईरान के मामले के अंदर जो है वो जो उसकी सारी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। और फिर आपको ये बताता चलूं जी कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका इतने दहाइयों तक रहा है ना, उसके अपने जो फौजी थे बाद में जब वो जाकर कहते थे तो वो गालियां देते थे उस टाइम की हुकूमत को कि ये इसने हमसे क्या जो है वो करवा रहा है। और फिर बाद में ये मजबूर भी हुए कि वहां से अपनी जो फौजें थी वो निकाली। तो एक तरफ जी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहा है जी कि मिड टर्म इलेक्शन में उसको ये खौफ है जी कि मैं हार जाऊंगा
और उसकी जो मकबूलियत है वो 50% कम हुई है। 50% कोई कम वो नहीं होता, 50% उसकी मकबूलियत कम हुई है। और यही ट्रंप है जो इस रिजीम का, जो पाकिस्तान में इस वक्त मुंतखब है जी हुकूमत है, उनका साथ जो है वो दे रहा है। और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर जो आवाज है ना वो वहां से नहीं उठ रही। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सपोर्ट के बगैर ये यहां पर सब कुछ किया जा रहा हो। अगर वहां से सपोर्ट खत्म हो जाए या वो इतना ही कर देना भी आप खामोश बैठ जाए, आपको क्या मसला है कि दूसरे उसमें मुदाखलत आप करें, तो ये यहां पर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक तो ट्रंप के साथ ये जो है वो दो तीन जो मामला उसमें फंसा हो, फिर रूस के साथ अलहदा से पंगा ले लिया जी। वो जो बहरी जहाज उनके इसने कब्जे में ले लिया और फिर वहां से मजीद उन्होंने कुछ सप्लाई भेजी है। जाहिर सी बात है ये सोचा गया कि रूस बराह रास्त तो डायरेक्ट तो अभी कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो यूक्रेन के अंदर जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है। लेकिन ट्रंप जो है वो इस वक्त इन तीन महाजों के ऊपर बुरे तरीके से फंस चुका हुआ है। अब जाहिर सी बात है आपको अपने जो इत्तेहादी है ना वो चूज करने होते हैं और उन इत्तेहादियों के अगेंस्ट आपने खड़ा नहीं होना होता। लेकिन ट्रंप ये इस वजह से भी कर रहा है कि उसको अपना सुपर पावर का जो स्टेटस है ना वो खतरे में नजर आ रहा है कि कहीं चीन वो स्टेटस उससे ले ना ले। तो ये इस वक्त आलमी सत्ता के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है ना वो हुई हैं। अब इसके तनाजुर में जी यहां पर पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, और फिर इसको इमरान खान साहब की रिहाई के साथ भी चीजों को जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि यहां पर जो ये चुनतखब हुकूमत बैठी हुई है इसका जो खात्मा है वो अब किस तरह से करीब है, क्योंकि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद इनकी जो सपोर्ट है ना वो खत्म हो रही है। अब आते हैं जी कि नंबर 1 क्या हो रहा है। महमूद अचकजई जो हैं, जिन्होंने कल वो गए भी इस्लामाबाद से वाया जीटी रोड लाहौर, जो कुछ उनके साथ हुआ, गाड़ियों के शीशे सिविल लोगों ने तोड़े, वो नकाब जो है वो चेहरे के ऊपर डालकर, पुलिस वाले कहते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन वो उनको रोक भी नहीं रहे थे। बहरहाल महमूद अचकजई ने 8 फरवरी की बड़ी जो कॉल है ना वो दे दी है, और 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन जो हड़ताल की कॉल है ना वो दी गई है। और ये ऐलान कर दिया गया कि वक्त आ गया है कि अब जो अवाम है ना उसने अमली तौर के ऊपर उन्होंने कुछ करना है। और ये भी ऐलान कर दिया कि महमूद अचकजई की जानिब से कि अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर ये जो हुकूमत है ना इसका खात्मा खुद ब खुद ही हो जाएगा। आप देखें कि पहले सिर्फ कराची में शटर डाउन हड़ताल या पहिया जाम जो हड़ताल थी वो होती थी, और उसके बाद जो हुकूमतें थी या ताकतवर हल्के थे वो दबाव में आते थे, मतलब एक शहर खाली बंद होता था। तो यहां पर पूरे मुल्क में 8 फरवरी को जो कॉल है वो दी गई है महमूद अचकजई की जानिब से, और 8 ही फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एहतजाज की कॉल है। और इसी के पेश नजर क्या किया जा रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है और बड़ी कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना ये दर्द सर इस वक्त बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, खास तौर के ऊपर कि कैसे चीजों को अब रोका जाए। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर किसी ने कोई शटर डाउन हड़ताल की हुई है, दुकानें बंद करके अपना घर में बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना एहतजाज कर रहा है ना और कुछ कर रहा है, तो आप उसको किस बुनियाद के ऊपर घर से जो है वो उठाकर अरेस्ट करेंगे? ये ऐसा नामुमकिन है, इस हद तक नहीं जा सकते। ठीक है, वैसे तो आप झंडा उठाने के ऊपर ही पकड़ लेते हैं, लेकिन इस हद तक जो है वो नहीं जा सकते। ये तो नामुमकिन सी अब जो चीज है वो हो गई है। बहरहाल दूसरी तरफ जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है ना, स्ट्रीट मूवमेंट में भी बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब। वो मतलब है कि लोगों को एंगेज कर रहे हैं, और इस मरतबा वो एहतजाज नहीं होंगे कि आप जिस तरह से 26 नवंबर को आके डी चौक चले गए सारे एहतजाज के लिए, और फिर आगे से जो उनकी जानिब से जो है वो किया गया। तो अब बड़े मुख्तलिफ अंदाज में जो चीजें हैं वो लेकर चली जा रही हैं, और इस चीज का ही यही चीज दर्द सर बनी हुई है जी ताकतवर हल्कों के लिए कि अब हम इन चीजों को किस तरह से रोकें। और दर्द सर इसलिए भी बनी हुई है और सोचा इसलिए ये जा रहा है जी कि मतलब अब हम जाएं तो जाएं कहां पर। नई आलमी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके नतीजे में वो मतलब है कि सारा का सारा मंजरनामा ही बदल रहा है। मैंने सबसे पहले वही डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी हैं, और इंटरनली भी अब हमारे हाथ से जो चीजें हैं वो निकलती जा रही हैं। यहां तक कि जी खबर ये है, मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से खबर दी गई है कि हुकूमत को बताया गया कि 6 माह हैं, अगर सीरियस स्ट्रक्चरल तब्दीलियां ना की गई तो मामला हाथ से निकल जाएंगे। यानी कि हुकूमत को ये कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 6 ही माह है, 6 माह के अंदर हम कुछ ना कर सके तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो जो फाइनल ओवर है या फाइनल फेज जो है ना उसका आगाज हो गया है, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर भी एकदम से ही सूरत हाल तब्दील हुई है। ट्रंप ने एकदम से ही बड़े बड़े फैसले जो है वो कर लिए हैं, और फिर उसके बाद इंटरनली भी ये बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां ना वो हो रही हैं। इधर से ये जो 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल है महमूद अचकजई भी दे रहे हैं, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है वो भी साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है, और फिर उसके बाद 8 फरवरी को भी एहतजाज की कॉल है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही और मामलात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। फिर इसके अलावा जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आज पहुंच गए हैं कराची।
उन्होंने आज कराची ही पहुंचना था। पहले तो उनकी जो फ्लाइट थी गालिबन 10 बजे थी, 10 से फिर 12 बजे के बाद भी जाकर उनकी जो फ्लाइट है वो हुई। तो बहरहाल जी कहने का मतलब ये है कि पहले तो उनकी फ्लाइट ताखीर का शिकार हुई या उनकी फ्लाइट को ताखीर का शिकार किया गया। डर इसी चीज का था जी कि उनको जो है वो रुकावटें उनके रास्ते में जो है वो डाली जाएं। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तारीफ तो पीटीआई ने की है कि पीपल्स पार्टी हमें वेलकम कर रही है और रुकावटें नहीं डाल रही, लेकिन रुकावटें आ रही हैं, रुकावटें डल रही हैं। एक तरफ जो जलसा करना था अभी तक उसका एनओसी नहीं मिला। बजाय तो ये कह दिया गया कि ठीक है जलसे की इजाजत है, लेकिन एनओसी अभी तक नहीं मिला और इंतजामिया फोन ही नहीं उठा रही। और दूसरी तरफ ये जी कि आप मतलब है कि मुलाकात की दावत तो दे रहे हैं, लेकिन जो इस्तकबालिया कैंप था सुहेल अफरीदी का कराची में, उस कैंप को ही हटा दिया गया है। अब या तो इसको यह कहा जाए कि पीपल्स पार्टी मुनाफकत कर रही है कि सामने सामने वो कहती है कि इजाजत है आपको जलसे की भी, और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि हम आपसे खुद मुलाकात करेंगे, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया फोन नहीं उठा रही, एनओसी नहीं दे रही और इस्तकबालिया कैंप जो है उसको भी हटा रही और फ्लाइटें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। या तो ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी मुनाफकत कर रही है, या तो फिर वो वाली बात हो सकती है जो गालिबन मुनीर फारूक साहब जो है उनकी जानिब से कही गई कि पंजाब में जो कुछ सुहेल अफरीदी के साथ हुआ ये पंजाब हुकूमत का काम नहीं था, ये बल्कि ताकतवर हलकों का काम था। तो अब यहां पर भी यही फिर आप फार्मूला अगर लागू करें या इसी चीज को यहां पर लागू करें तो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से वेलकम तो कर रही है, लेकिन असल में मसला उनके साथ ये है कि वो तो बेबस है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। ताकतवर हल्के जो है वो बीच में जो रुकावटें हैं वो डाल रहे हैं। बहरहाल इससे चले एक इस हद तक फायदा तो होगा कि चूंकि पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है तो जो रुकावटें डाली जा रही हैं वो मतलब है कि उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह की पंजाब में रुकावटें थी। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी अभी की जो डेवलपमेंट हुई है, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुहेल अफरीदी कराची पहुंच गए हैं। कराची का एक लंबा चौड़ा जो शेड्यूल है वो भी उनका जारी हुआ है कि वो क्या क्या करेंगे, बल्कि जो शेड्यूल है वो मैं आपके साथ जो है शेयर भी कर देता हूं जी कि उनका पूरा शेड्यूल है क्या, उन्होंने कहां कहां पर जाना है, कहां कहां पर उन्होंने रुकना है। शेड्यूल इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर स्ट्रीट मूवमेंट के एतबार से कि सुहेल अफरीदी क्या जबरदस्त अंदाज में जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना वो चला रहे हैं। और जलसे की भी आपको बताता चलूं कि 11 जनवरी बरोज इतवार शाम 4 बजे मिज़ार कायद कराची में तारीखी जो जलसा है जी वो किया जाएगा। तो अभी तक तो एनओसी नहीं हुआ, हो सकता है कि सुहेल अफरीदी अब पहुंच गए हैं, वो मुलाकात करेंगे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला से भी और पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों से भी अगर मुलाकात करते हैं तो वहां पर उनसे कह सकते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला एनओसी हमें दें और तब उनको जो एनओसी है वो मिल जाए। लेकिन बहरहाल सुहेल अफरीदी की जो सारी वो एक होगी वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जी। 3 दिन का ये उनका दौरा होगा। हतमी शेड्यूल जो है जी 9 से 12 जनवरी तक वो रहेंगे कराची में। सबसे पहले तो जी 9 बजे इस्लामाबाद से उनकी रवानगी थी और 11 बजे उनकी कराची आमद थी, लेकिन मसला ये हुआ है कि उनकी रवानगी बहुत ज़्यादा ताखीर हुई है और फिर उसके बाद उन्होंने 12 से लेकर 4 बजे तक इंसाफ हाउस में मुलाकातें करनी थी। तो चूंकि उनकी रवानगी लेट हुई है वो पहुंचे अभी हैं, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई 3 के करीब टाइम हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा जी कि इंसाफ हाउस में 1-2 घंटे वो लेंगे और उनका शेड्यूल फिर थोड़ा थोड़ा ताखीर का शिकार ही रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक जी 4:30 बजे उन्होंने जो कराची प्रेस है, प्रेस क्लब वहां पर जाना था, प्रेस से उन्होंने मुलाकातें करनी थी जी। 7:45 बजे यानी 6:45 बजे यानी कि 5:45 पर जिला जुनूबी स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फिर 8 बजे जिला मुलीर स्ट्रीट मूवमेंट होगी जी और 9 बजे जिला कुरंगी स्ट्रीट मूवमेंट होगी और 10 बजे असीरान से मुलाकात होगी। यानी कि जिला जनूबी, जिला मलीर और जिला कुरंगी इन 3 जगहों पर जाकर स्ट्रीट मूवमेंट का आज का प्लान है सुहेल अफरीदी साहब का। हफ्ते वाले दिन जी वो जी कराची से हैदराबाद रैली की शक्ल में जाएंगे। फिर इसके अलावा जी 12 बजे कोटरी स्ट्रीट मूवमेंट होगी, हैदराबाद हाईकोर्ट बार से 1 बजे खिताब वो करेंगे। 2:30 बजे हैदराबाद प्रेस क्लब से खिताब होगा। 3 बजे स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल मीटिंग हैदराबाद में होगी जी। फिर इसके अलावा 4:30 बजे पार्टी इजलास होगा। फिर उसके बाद 5:30 बजे अयाज लतीफ प्लेजो और दीगर जो क्यादत है हैदराबाद की पीटीआई की उनसे मुलाकातें होंगी। 6:30 बजे वीमेन विंग इजलास जो है वो लतीफाबाद हैदराबाद में जो है वो होगा। फिर 7 बजे आईएसएफ कन्वेंशन है जी, वहां पर सुहेल अफरीदी जाना है। फिर 8 बजे हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो की जाएगी। यानी कि जिस जिस शहर में वो जा रहे हैं बाकी सारा भी शेड्यूल है उनका, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने लाजमी रखा हुआ है। 9:30 बजे सिंध काबीना और मौजूदीन से मुलाकात की जाएगी, यानी कि सिंध में वज़ीर आला है जो उनकी काबीना वगैरह है।
फिर उसके बाद जी रात को कराची, फिर हैदराबाद से रात को ही वो कराची वापस आ जाएंगे। जो इतवार 11 जनवरी का उनका है जी कि 9:30 जी वो जिला वस्ती में होंगे। वहां पर नाश्ता जो पब्लिक के अंदर किया जाएगा, वहां पर उनको एंगेज किया जाएगा, उनसे मुलाकातें वगैरह की जाएंगी जी। 10:45 पर 11 जनवरी को जो इंसाफ लॉयर फोरम है जी, उनकी जो क्यादत है वकला की, उनसे मुलाकातें की जाएंगी। और फिर उसके बाद जी 11:30 ऑल सिटी ताजर इतिहाद एसोसिएशन से मुलाकात होगी। 12:30 जिला की माड़ी, 2:30 2:30 यानी कि जिला वेस्ट स्ट्रीट, और 4:30 मिज़ार कायद हाजिरी और खिताब, यानी कि 12:30 जिला की माड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, 4:30 जिला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, और 4:30 जो है वो मिज़ार कायद हाजिरी, और फिर उसके बाद अवामी खिताब होगा और जलसा भी जो है वो होगा। 6:30 MWM हेडक्वार्टर्स का दौरा किया जाएगा, क़यादत से मुलाकात होगी। 7:30 यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन बहादराबाद में जाएंगे जी। और 9 जिला ईस्ट मीडिया, वहां पर जो है वो इशाइया वगैरह होगा। और फिर उसके बाद पीर को कराची से जो पेशावर है, यानी कि 12 सुबह सुबह अर्ली जो है वो निकलेंगे। और उससे पहले पहले ये होगा जी कि 9:30 वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात की जाएगी। और फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से 10:30 खिताब किया जाएगा। और तकरीबन 12:45 12 तारीख को ही उनकी जो पेशावर वापसी है कराची से वो हो जाएगी। तो ये जी उनका जो दौरा है जी कराची का, इसके दौरान ये उनका सारा शेड्यूल है। यानी कि आप यूं ही समझिए कि सर खुजाने का टाइम नहीं होगा, इतना ज्यादा उनका जो है वो वहां पर मूवमेंट उनकी जानिब से की जाएगी। फिर इसके अलावा ये जो सियासी हफ्ता है, इस सियासी हफ्ते में भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। एक तो ये 8, 9, 10 जनवरी लाहौर में रहेंगे जी तहरीक ताज़ीम आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई, ये भी लाहौर में ही है जी। 8 फरवरी को उन्होंने वैसी कॉल दे दी हुई है। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी का जो 9, 10, 11 का दौरा है। फिर 10 जनवरी को पेशावर में यूथ विंग का अजीमुल शान कन्वेंशन होगा जी। फिर पेशावर में 12 जनवरी को अडयाला जेल के बाहर 10,000 बंदे का इज्तिमा होगा। 12 जनवरी मतलब चूंकि मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो इसलिए ये जो कॉल है वो दी गई है 12 जनवरी को। और 10 जनवरी को जी पेशावर में यूथ विंग का अजीमुल शान जो कन्वेंशन है जी वो किया जाएगा। यानी कि हर तरफ से जो एक ये स्ट्रीट मूवमेंट के ही सारे हिस्से हैं। और इसी स्ट्रीट मूवमेंट ने ना जी एस्टेब्लिशमेंट को भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो परेशान है वो किया हुआ है कि इन मामलात को कैसे रोकें। और फिर ऊपर से हमारे मसला ये बना हुआ है जी कि आलमी सतह के ऊपर भी जो तब्दीलियाँ हैं ना वो बड़ी तेज़ी से होती जा रही है, और सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। और उसका ज़ाहिर सी बात होता है जो असर है ना वो फिर पाकिस्तान में भी पड़ता है, ऐसा हो नहीं सकता। खैर जो ईरान वाला मामला है जी, इसके ऊपर ये कहा जा रहा है जी कि तनबीह की गई है ट्रंप को भी कि अभी तक आपने जो कोशिश की उससे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ईरान वाला जो मामला है ना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ऐसा ना हो कि वहां पर आप कुछ अगर करते हैं तो फिर ये पूरे खिते को कहीं आग में ना लपेट ले। ईरान के साथ आप देख लें जी, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, भारत भी है, श्रीलंका वगैरह भी है। तो ये सारा इसी खिते का ही हिस्सा है। तो इतनी आसान नहीं है जी चीज़ें ट्रंप के लिए भी, लेकिन ट्रंप को भी मसला पड़ा हुआ है कि अपनी मकबूलियत को कैसे वो वापस ले, कैसे सुपर पावर का जो स्टेटस है वो बहाल रखे। तो वो इस वजह से कर रहा है। और यहाँ पर भी जो मामलात है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं जी। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।